समन्वय समिति द्वारा आयोजित किए तीसरा बुद्ध विहार का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस अधिवेशन में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए मैं सबसे पहले आप संयोजकों का मनपूर्वक ऋण व्यक्त करती हूँ। यहाँ पे ये जो चर्चा सत्र है जिसमें विहार संस्कृति का निर्माण में बुद्ध विहार समन्वय की भूमिका, इसमें जो मेरे साथी हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, जयाजीराव पाइकराव, डॉक्टर उल्लास अम्बेडकर सर और स्मिता खन्नार जी, और जो अध्यक्ष है इस चर्चा सत्र के आचार्य राजेंद्र भालशंकर जी, और मंच पर यहाँ पर जो बनते विशुद्धानंद जी और उनके साथ जो बनते जी यहाँ पे उपस्थित है, उनको मैं नमन करती हूँ और आपके सामने अपनी बात रखने का प्रयास करती हूँ। महाकारुणिक तथा गौतम बुद्ध, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, स्त्री मुक्ति की उद्गाती महाप्रजापति गौतमी और जो परिवर्तन की मूवमेंट है उसे मैं सबसे पहले विनम्र अभिवादन करती हूँ और आपके सामने अपनी बात रखने का प्रयास, यह शब्द मैं बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी का ये पहला अवसर है कि मैं हिंदी में बात करने का ये प्रयास ही है मेरा, और आप समझ लीजिए क्योंकि हम जो है महाराष्ट्रियन लोग हैं और मराठी में बात करने की आदत है, लेकिन यहाँ आउट ऑफ महाराष्ट्र हमारे भाई और बहन यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए मैं मराठी में आपके सामने बात करना चाहती हूँ। वो तो होने ही वाला है अपने आप जैसा बन पड़े वैसा करना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारे पितृतुल्य डॉक्टर आगलावे सर है और मैंने उनका सुना, उन्होंने बहुत ही अच्छे हिंदी में बात करी क्योंकि वो एमपी वगैरह नागपुर के नजदीक है। हमारे महाराष्ट्र में हम मराठी चलती रहती है, लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छा लगता है कि ये अवसर मुझे ये तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन ने मुझे ये अवसर प्रदान किया क्योंकि हम जो चीजें हमें इजी लगती है उसी में करते रहते हैं। और मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ पर आने के बाद ही मैंने सोचा कि नहीं, मैं हिंदी में बात कर लूंगी क्योंकि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी और अपनी जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस लांघने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिखाया है। बाबा साहब ने बोला है कि तुम सोने के लेवल का काम करोगे तो वो लोग कथील के लेवल से तुम्हें वो आकेंगे, तो इसीलिए हमें और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और ये सारे लोग हैं मेरे भाई बहन हैं और पूरे देश से, अलग राजस्थान है, गोवा है, अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं, तो उनके साथ अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, उनके साथ अगर संवाद करना है तो उन्हें जो भाषा समझती है उसी भाषा में बात करना जरूरी है। इसीलिए एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के तौर पे मैं ये आपके सामने बात रखने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये जो बुद्ध विहार समन्वय के लिए ये अधिवेशन है, तो यहाँ पे बात करते हुए मुझे मैं कबीर जी का दोहा आपके सामने पहले रखना चाहूंगी कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु की जिन गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। ये बुद्ध विहार समन्वय समिति का अधिवेशन है और ये बुद्ध के बारे में बात चल रही है, तो मुझे फिर ये याद आया कि बुद्ध से हमारी मुलाकात किसने करवाई, हमें बुद्ध से किसने मिलाया। हमें महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध से मिलवाया, उनके आंचल में हमें लाके बाबा साहब ने डाला है। तो अगर मैं ये बुद्ध विहार समन्वय समिति का ये जो अधिवेशन है और ये सब बुद्ध विहारों का समन्वय होना चाहिए, इस जन की बात एक अच्छी पहल अगर हो रही है तो मैं देखती हूँ जो बातें चल रही है, जिस जन से यहाँ पे अपना पक्ष लोग रख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनका सबका अभिनंदन करती हूँ कि इस जन से कि हर तरफ आज का जो प्रतिगामी माहौल है
जिस ढंग से सब लोगों को बांटना बंटवाना जारी है, ऐसे माहौल में हम सब लोग एकीकरण की बात कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि भारत बौद्धमय हो, भारत को बुद्धमय करना था, ऐसा बाबा साहब का मिशन था। और मैं समझती हूँ कि उस तरफ कुछ आगे ले जाने का आपने ये काम शुरू किया है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि ये बहुत अच्छी और आज के लिए बहुत जरूरी बात है जिसे लेके आप आगे आ रहे हो, और उसमें मुझे आने का आप लोगों ने अवसर दिया है। मैंने बोला कि बाबा साहब ने हमें बुद्ध से परिचित करवाया, तो बाबा तो पूरे विश्व में बुद्ध का जो आकलन लोगों का है, अलग अलग तरीके का बुद्ध, जैसे हमारे वो चारवाक का एकांक जो है, तो उसमें कि हर कोई वो चार अंधे और हाथी की एक कथा वहां पे बताते हैं। तो जो चार अंधे लोग हैं, अलग अलग तरीके से वो हाथी की तरफ उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो समझ है, उन्हें हाथी जिस ढंग से समझ में आता है वो अलग अलग तरीके से उसका टेस्टिंग करते हैं। जिसने कान को हाथ लगाया वो बोलता है कि हाथी सूप की तरह है, जिसने पूंछ को हाथ लगाया वो बोलता है कि नहीं ये जो झाड़ू होता है वैसा है। ऐसे हर आदमी जो है, हर शख्स जो है, वो जो अंधा शख्स है, अलग अलग अपने तरीके से वो हाथी जो है, हाथी का आकलन करता है और उस ढंग से वो प्रयास करता है, उस ढंग से समझता है। और मैं समझती हूँ कि पूरे विश्व भर में तथागत बुद्ध का जो फिलॉसफी है, तथागत बुद्ध ने जो को विचार दिया है, तो अपने अपने तरीके से हर किसी ने अलग अलग ढंग से तथागत बुद्ध के विचार को समझा है और उसी तरह से लोग मान रहे हैं। इसलिए हमें पता है महायानी बुद्ध है, हीनयानी बुद्ध है और तांत्रिक बुद्ध है, बहुत सारे अलग अलग उसमें जो पंथ है, और उसी ढंग से लोग वो उसे ऑपरेट करते हैं, आगे लेके जा रहे हैं। इसीलिए समन्वय करना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि हर कोई अपना अपना वो जो पंथ है, उसे अपना कल्ट उसे लेके जा रहा है, और हर कोई अपने अपने जो विचार है वो उस विचारों के ऊपर एकदम अड़िग है, वो नहीं चाहते कि बदले। और इस ढंग से वो समन्वय होना ये बहुत मुश्किल ऐसी बात है, और ये मुश्किल बात आसान करने के लिए आपका ये प्रयास जारी है। इसलिए मुझे लगता है ये इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। ये मुश्किल क्यों लगता है, मुझे एक छोटा सा एक किस्सा है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एक राजा था और उस राजा की जो कन्या थी, राजकन्या, तो उसका विवाह करना था, स्वयंवर के लिए उसने पूरे जगह जगह पे लोग भेजे, उनके जो कर्मचारी थे सॉरी उनके जो वर्कर्स थे, उनको जगह जगह पे भेजा कि नहीं मुझे अपनी लड़की के लिए एक अच्छा वर ढूंढना है। तो अच्छा वर बोले तो वो जो राजकन्या थी उसका कहना था कि मुझे शादी तो करनी है, लेकिन वो जो वर है वो 36 गुनी होना चाहिए, उसमें 36 गुण होना चाहिए। तो वो जगह जगह पे ढूंढ रहे थे, लेकिन 36 गुनी वर कोई मिल नहीं पा रहा था। तो ऐसे वो उनका प्रधान जी वो ढूंढने के लिए जा रहे थे। एक जगह पे एक खेत में एक क्या बोलते हो वो हाँ वो मैनपाल को क्या बोलते हो, वही तो नहीं याद आ रहा। तो वो जो है हाँ गठरिया, वो गठरिया वहां पे था, और एक खेत में काम करने वाला एक आदमी वहां पे था। तो प्रधान जी थक हार के वहां पे गया और बैठा, तो उसने ऐसे ही बातों में पूछा कि अरे ये ऐसे हमारे राजा है, उनकी एक कन्या है, उसकी शादी करनी है, लेकिन हमें 36 गुनी लड़का चाहिए और मिल नहीं रहा। तो वो जो खेत में काम करने वाला आदमी था, किसान, उसने बोला कि ये जो हमारे पास लड़का है ये बड़ा ही अच्छा है, 36 नहीं लेकिन 34 गुण में इसमें है। तो बोला प्रधान जी, होशियार था, होशियार ही रहता है प्रधान जी, आपको पता है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, 36 नहीं 34 तो है ना, तो चला लेंगे काम। तो उसने पूछा कि ठीक है,
गुण जो है, जो नहीं है, वो छोड़ देंगे। 34 जो है तो ठीक है, अच्छा, लेकिन बताओ तो सही कि 2 कौन से गुण उसमें नहीं है, वो तो बताओ। तो उसने कहा कि एक बात ऐसी है कि इसने कोई शिक्षा ली नहीं, इसे ये अज्ञानी है, इसे कुछ ज्ञान नहीं है, ये एक पहली बात है। और दूसरी बात क्या है उसने पूछा, तो वो बोला कि ये अज्ञानी तो है लेकिन ये किसका सुनता नहीं, उसे किसी का सुनने का आदत ही नहीं, सुनता नहीं। तो वो अपने समाज की भी मैं समझती हूँ ऐसी बात है। एक तो हमें इस चीज के बारे में ज्ञान है कि नहीं, हाँ, हम अज्ञानी है, अज्ञानी तो है, लेकिन हमारी बढ़िया बात यह है कि हम किसी का सुनना ही नहीं चाहते। तो हर कोई जो है ना, इसी ढंग का 36 गुणी व्यक्ति के खोज में हम निकले हैं, लेकिन हमारे पास 34 गुण है, और ये 2 ज्यादा हमारे क्वालिटीज है कि हमें ज्ञान नहीं और सुनना भी नहीं चाहते। समन्वय कैसे हो, समन्वय कैसे हो? ऐसी अगर बात है कि हमारे पास उस चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और हम किसी का सुनना भी नहीं चाहते, हम समझते हैं हमें ही सब कुछ पता है, हम ज्ञानी हैं, इसको नहीं समझता, उसको नहीं समझता, तो हर कोई एक अलग अलग जगह पे बटे हुए हैं, और इसीलिए समन्वय होना बहुत मुश्किल बात है, और इसीलिए समन्वय करना ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि ये सिचुएशन है तो हमें काम करना पड़ेगा, हम बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं यहाँ पे एक वक्ता के तौर पे खड़ी हूँ, मेरी इसमें कुछ बहुत मेरा बहुत ज्ञान है इस विषय में, ऐसा मेरा कोई भी दावा नहीं है। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं बाबा साहब की लेख हूँ, बाबा साहब की मैं लड़की हूँ, इस हद से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और ऐसा भी एक, हम कन्नड़ में रहते हैं, कन्नड़ औरंगाबाद में ही है, और वहां पे कोई बुद्ध विहार नहीं था। तो मैं मेरे हस्बैंड राजानंद सुरड़कर और मैं, हम कन्नड़ में वहां पे चले गए। वहां पे मैं प्रोफेसर बोल के काम करती हूँ। तो हमने जहाँ पे जगह ली मकान बांधने के लिए, तो वहां पे हमारे अलावा एक अपने बुद्धिस्ट लोगों का एक मकान था, हमारे 2 ही मकान है, और बाजू में पूरा सा मिक्स पॉपुलेशन है। तो हमारे सामने ओपन प्लेस था, फिर हमने वो अतिक्रमण कर दिया दोनों ने मिलके, और वहां पे हमने विहार बनाया। तो विहार बनाया हमने, तो ऐसे काम जारी था। हम विहार बना, ये पत्रकार है, राजानंद सुरड़कर पत्रकार है, और हम सोचते हैं तो फिर हम कुछ काम ऐसा कर देते हैं। हमने ऐसे ढाढ़स किया कि नहीं करेंगे, हमने किया। तो थोड़ा सा ऐसे काम शुरू था, फिर एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो एक भंते जी आए, फिर भंते जी आए तो हमने जो आस पड़ोस की, हम जहाँ रहते हैं वहां पे अपने लोग नहीं है ज्यादा, अपने बुद्धिस्ट ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो हमने जो मेरा जिनके साथ कम्युनिकेशन था, वो सब औरतों को वहां पे बुलाया कि भंते जी आए हैं तो हमें धम्मदेशना देंगे, हम उनसे कुछ गाइडेंस लेंगे। तो उन्हें बुलाया। फिर वो औरतें जो है कि जहाँ पे बुद्ध विहार था ही नहीं, तो उनको धर्म के बारे में या कुछ उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसी महिलाएं हमने बुलाई। और फिर वो आई, आने के बाद ऐसे हुआ भंते जी कि वो जो भंते जी आए थे वो सारी औरतों पे गुस्सा हो गए, उनको वो चिढ़ गए और बोले कि अरे क्या हो तुम्हें वंदना भी नहीं आती, तुम्हें त्रिशरण पंचशील भी नहीं आता। और वो बहुत ही गुस्सा हो गए, और जो औरतें आई थी वो बड़ी मायूस हो गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। और भंते जी ऐसे नाराज हो गए और फिर ऐसे चिढ़ने लगे। फिर मैंने बोला कि कैसे काम हो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, इनको कैसे जैसे तैसे इकट्ठा किया, और अगर भंते जी गुस्सा हो गए तो नेक्स्ट टाइम तो आएगी नहीं। औरतों का घर के बाहर आना बड़ा ही मुश्किल है, वो कल भी था, आज और ज्यादा हो गया है। तो उनको ऐसे लाना, फिर उनको ऐसे अगर वो तीतर तीतर हो गई तो क्या करना। फिर मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने भंते जी को बोला कि भंते जी आप नाराज मत हो, मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, 31 साल हो गए मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ कॉलेज में। और मैंने बोला कि मैं टीचर हूँ,
और मेरे क्लास का लड़का, मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज में, पहला दिन है, लेक्चर ले रही हूँ, और पिछला एकदम लास्ट वाला जो लड़का है, मैं उसको बोला, उठाती हूँ और बोलो, व्हाट इज सोशियोलॉजी, tell me the definition of sociology and who is the founder father of sociology. If I ask him like that, he don't know. तो उसे अगर पता ही नहीं है तो वो आंसर कैसे देगा, कहाँ से आएगा आंसर? तो मैंने बोला कि बंते जी कि अगर मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता है ना तो उसकी गलती नहीं है. Being a teacher, this is my fault. अगर बंते जी हमारे पास आए नहीं तो इनको कैसे पता चलेगा? वंदना कैसे बोलिए, गाथा कैसे बोलिए, मेरे लोगों को आएगा नहीं ना. वहां पे जाना बंते जी का जरूरी है ना. अभी तो बना रहे, एकदम से नहीं आएगा, उसको वक्त लगेगा. आपका आना जरूरी है, आपका हर जगह पे जाना जरूरी है. बाबा साहब ने मुक्ति कौन पते में लिखा था, और आप लोगों को याद भी होगा जब धम्म दीक्षा देनी थी, बाबा साहब बोले कि मैं नहीं, इन बंदे गन से मैं नहीं लूंगा. ये बाबा साहब ने बोला था. क्यों बोला था? बाबा साहब बोले कि मुझे जैसे भिक्षुगण चाहिए वैसे दिखते नहीं है. कि भिक्षुगण कैसे होना चाहिए कि अगर कोई आपत्ति आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया तो सबसे पहले वहां पे रामकृष्ण मिशन दिखता है. मैं बाबा साहब के वर्ड्स बताती हूँ कि वो दिखते हैं, अपने भिक्षुगण दिखते नहीं है. अलग अलग जगह पे बिहारों में अगर भिक्षुगण बंदिश हो गए, वो वहीं पर स्टैग्नेंट हो गए, तो समाज डेवलप कैसे होगा? वहां पे जाने के लिए एक जगह बैठने के लिए वर्षावास के समय बैठो, लेकिन हर वक्त 12 महीने आप जाओ ना लोगों के पास. ये आज जो प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ पता नहीं. ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं देखती हूँ ये डीजे जोर जोर से बजा रहे. क्यों बजा रहे हैं? उनका शिक्षण, लोक शिक्षण नहीं हुआ, उनका धम्म शिक्षण नहीं हुआ, उनको विज्ञान, बुद्ध बोले तो ज्ञान, बुद्ध ज्ञान है ना, बुद्ध विज्ञान है. तो ये विज्ञान, ये ज्ञान, इससे ये लोग कोसों दूर है, इसलिए अज्ञानी है. तो ये अज्ञान क्यों है? बाबा साहब समझते थे, बाबा साहब चाहते थे कि ये जो भिक्षु है, ये जो हमारे भिक्षुगण है, ये फुल टाइमर कार्यकर्ता के जैसा होना चाहिए. उन्होंने फुल टाइमर के जैसा होना चाहिए ना. हर जो ये हमारे टीचर है, ये हमारे सामाजिक टीचर, सोशल है, इकोनॉमिक है, रिलीजियस है, ये टीचिंग देने का काम ये हमारे भिक्षुगण का है. उन्होंने इसी ढंग से हमको पढ़ाना चाहिए, हमको सिखाना चाहिए. हर बार अगर टीचर सिखाएगा तो बच्चा जब ही जाके स्कॉलर बनेगा ना. हमारे पास अगर बनते जी नहीं आए, वो कहीं एक ही जगह पे अगर बंदिश हो गए तो समाज में तो प्रॉब्लम होने ही होने हैं. और इसीलिए मुझे लगता है कि समन्वय समिति की ये जो पहल है ये बहुत जरूरी है. बाबा साहब ने बुद्ध का स्केच निकाला था, बाबा साहब ने बुद्ध का जो स्केच निकाला था, वो उस स्केच में बुद्ध की आंखें बंद नहीं थी. मैं अभी देखती हूँ, मैं जाती हूँ, गोयनका जी का बहुत गुणगान होता है. अभी गर्भ संस्कार की बातें हुई. अभी वो जो है, मैं बाबा साहब को कर्मकांड वाला बुद्ध नहीं चाहिए था. बाबा साहब ने विज्ञानवादी बुद्ध हमें दिया. बाबा साहब ने हमें सोशल, वो जो है कि बुद्धि का जो है देने वाला है, उस ढंग के बुद्ध हमें दिए. आंख बंद करके समाधि लेके बैठने वाला बुद्ध हमें बाबा साहब ने नहीं दिया. हमें चलने वाला, चलते हुए जो जा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, जिसकी आंखें खुली है, जो प्रॉब्लम्स देख रहा है और सिर्फ देख नहीं रहा, सोल्यूशन दे रहा है, ऐसा बुद्ध बाबा साहब ने हमें दिया है. और जो बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध है, वही बुद्ध हमें बिहारों में चाहिए. वही बुद्ध जिस बिहार में हो, ऐसे बिहारों की समिति का समन्वय होना चाहिए, ऐसे मैं सोचती हूँ. और ऐसे अगर समन्वय हो रहा है तो हम दिलो जान से उसमें हर कोई, जो कोई बुद्धिस्ट है, जो कोई बाबा साहब का फॉलोअर है, वो हर कोई फॉलोअर ऐसे समन्वय समिति के लिए दिलो जान से काम करेगा, जरूर करेगा. ये मैं मानती हूँ, ये मैं समझती हूँ. यहाँ पे हमारे श्रोतागण में चेतन कामड़े बैठे हुए हैं. इन्होंने ऊर्जा भूमि का बहुत बड़ा काम यहाँ पे किया है. अपनी दीक्षा भूमि से भी यहाँ पे शायद बड़ा काम हो रहा है, वो सामने बैठे हुए. और सुनील जी वाकेकर, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और ये जो समन्वय समिति है, जिन्होंने मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया, कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं चाहती हूँ कि बोलूं, लेकिन 10 मिनट का समय दिया है. आप लोगों ने देखा, ये पत्रिका मेरे सामने आई,
ये पत्रिका नहीं बल्कि इसमें मैसेज है कि नहीं यू हैव टू स्टॉप। तो ठीक है कि बहुत सालों से बहुत बातें करनी है और वो बात करने के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन मैं मानती हूँ चाहे जैसा भी है, जितना भी समय आप लोगों ने मुझे दिया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं ऐसे मानती हूँ दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि पूरे देश से अपने लोग आए और उनके सामने कम से कम यहाँ पे आके उनको जय भीम तो बोलो, इतना भी कर दिया तो मैं बोलती कि बहुत हो गया, आगे चल के और बातें कर सकती हूँ और करेंगे शायद, अगर मुझे और बुलाया जाएगा तो मैं और बात मेरी रखूंगी। तो आप लोग यहाँ पे आए हुए हो, मैं समझती हूँ आज का जो पूरा प्रतिगामी माहौल है, इस माहौल में ये सब चीज बदलने का सामर्थ्य हमें है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे पास वो पूरा क्रांति का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। वो जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में ऐसे ना कि वो स्मॉल लेटर्स रहते हैं, वो बिग लेटर्स, वो स्मॉल लेटर्स रहते हैं। मैं एक छोटी सी बात बता के मेरा ये जो बात है खत्म करूंगी। मेरी एक मौसी है, मेरी मौसी वो अनपढ़ है, वो बोधी गया के लिए गई थी। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे एक बात रखती हूँ, आज के माहौल में ये रखना मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है। मेरी अनपढ़ मौसी बोधी गया के लिए गई थी धम्म यात्रा पे। वहां पे जाने के बाद वो इधर उधर देखते देखते सब लोग तितर बितर हो गए, कोई इधर गया कोई उधर गया। आप लोग समझते हैं ना मैं क्या कर रही हूँ, कोई इसके साथ गया कोई उसके साथ, अलग अलग जगह पे सब लोग चले गए। और मेरी मौसी अनपढ़ है, उसको भाषा मराठी के अलावा दूसरी कुछ भाषा आती नहीं, हिंदी आने की कोई बातें नहीं, इंग्लिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो वहां पे गई और डर गई कि अरे अपने लोग तो सब इधर उधर चले गए। आप समझते हैं कि मेरे लोग तो सब इधर उधर चले गए, अभी क्या करना। तो वो मौसी रोने लगी और रोते रोते उसकी आंखों से आंसू आने लगे और रोते रोते उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो बोधी गया, वो बोधी वृक्ष के नीचे वहां पे बैठ के मेरी मौसी ने भीम गीत गाना शुरू कर दिया। बाबा साहब के गाने गाना उसने शुरू कर दिया, चाहे भाषा मराठी थी, बट लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ये जो कोई लेडी यहाँ पे आई है बाबा साहब का नाम लेके कुछ गाना गा रही है, तो लोग उसके पास इकट्ठा हो गए और उसने तो वो उसके पास इकट्ठा हो गए और उसे पूछने लगे कि क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो। तो उसने बोला कि मैं औरंगाबाद, आज जैसे छत्रपति संभाजीनगर कि वहां से आई हूँ, हम साथ में थे इकट्ठे जब आए थे, अभी हमारे सब लोग इधर उधर चले गए और सब लोग बिखर गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, मैं इसीलिए गाना गा रही हूँ। तो वो लोगों को समझ में आ गया, उन्होंने ढूंढ के सारे लोगों को, उनकी गाड़ी में जो लोग थे उनको इकट्ठा किया और उनके लोगों से उन्हें मिला दिया। वो अनपढ़ औरत थी, उसे समझ में आ गया कि लोग अगर बिखर गए तो क्या करना चाहिए। वो अनपढ़ औरत को पता चला कि जय भीम ये जो वर्ड है, दिस इज अवर पासवर्ड। हाँ, पासवर्ड, ये अपना पासवर्ड है जय भीम। आप कोई भी अगर बिखर रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है, ये बिहारों की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे अभी इटखेड़ा में रहती हूँ, तो वो मैंने बोला कि आपका लीडर कौन है वहाँ पे, जो लोकल लीडर। तो मैंने पूछा कि आपका लीडर कौन है, तो वो बोले वो वहाँ का एक बीजेपी का जो विधायक है उसका नाम उसने बोला। तो मैंने बोला कैसे, तो उन्होंने बिहार बनवा के दिया। तो अगर बिहार बनवाने वाला आरएसएस का बीजेपी का रहेगा तो बाबा साहब की बात क्या करेगा, उसका समन्वय करके क्या करे। तो बाबा साहब ये अपना पासवर्ड है, अपने दिल में लिख के रखो, अपने लोगों से बोलो, अपने बहनों से बोलो, भाइयों से बोलो कि यही पासवर्ड है, चाहे कोई भी संकट हो तो बाबा साहब, और बाबा साहब ने जो बुद्ध हमें दिया है उसको लेकर आगे चलेंगे तो ये समन्वय जरूर यशस्वी रहेगा, ऐसे मुझे विश्वास है। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया, थोड़ी हिंदी भाषा ज्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच। तो आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी प्रथम वंदन करतो। उसी के साथ मैं मंच पर बैठे हुए भिक्षुगण, उपस्थित सब वक्ता और मेरे सामने बैठे सब उपासक उपासिका
इनको मैं सप्रण जय भीम करता हूँ। भाइयों, अभी मैं इस दिन का जो पूरा कार्यक्रम है इसका ये आखिरी सत्र चल रहा है और आखिरी सत्र का आखिरी ये भाषण है। तो अभी मेरी ऐसी अवस्था है कि जब आदमी 3 घंटे पिक्चर देखता है, 3 घंटे पिक्चर देखने के बाद जब पिक्चर बंद होता है तो पिक्चर बनाने वाले का नाम की जो लिस्ट आती है, तो वो देखने की भी उनको इच्छा नहीं होती। वो जब लिस्ट चलती है तो लोग भी ऐसे अपने दरवाजे से बाहर निकलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपकी होगी ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि पूरा दिन आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, आपके दिमाग पे बुद्ध, बाबा साहब आम्बेडकर के विचार की बहुत ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मारा बोलते हैं ना मराठी में, हैमरिंग ऐसा हो रहा है। लेकिन अध्यक्ष के नाते मुझे कुछ तो भी 2-4 शब्द तो बोलना ही चाहिए, और अध्यक्ष बोल रहा है तो आप श्रोता है तो उसके नाते आपको भी थोड़ा 2-4 शब्द सुनना है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो साथियों, आज का जो विषय जो है विहार संस्कृति का निर्माण में बुद्ध विहार समन्वय की भूमिका, विषय तो बहुत गंभीर है और बहुत विचार करने की, इसमें बहुत विचार भी करना है। तो ये जो बुद्ध विहार संस्कृति जो ये जो शब्द है, इसमें हम थोड़ा अगर देखेंगे तो ये इसमें विहार जो शब्द है तो ये पाली भाषा में विहरति करके जो क्रियापद है उससे ये विहार शब्द आया है। तो विहार का मतलब होता है यानी मन से विचरण करना, प्रज्ञा से विचरण करना, विहार, विहरति। जैसे कि हम सूत्र पढ़ते हैं एकं समय भगवा अनाथ पिंडकस्य आरामे विहरति। तो भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के आराम में रहते थे ऐसा कहना गलत होता है, रहते थे ऐसा कहना गलत होता है। तो भगवान बुद्ध उस आराम में, अनाथ पिंडक के आराम में मन से, कुशल चित्त से, प्रज्ञा से विचरण करते थे, ऐसा उसका सही मतलब होता है। तो ये जो विहार शब्द जो है और उसकी जो संस्कृति है, संस्कृति की मतलब जो हम खुद बनाते हैं, कृत संस्कृत मतलब हम खुद जो बनाते हैं। तो ये विहार संस्कृति जो है ये हमें उसका अभ्यास करना है। तो वो संस्कृति कैसी बनानी है, उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हमें देखना है। तो ये देखने के लिए ये बुद्ध विहार जो है उसमें समन्वय लाने के लिए पहले हमें एक संस्कृति जो है वो एस्टैब्लिश करनी चाहिए, करने पड़ेगी। तो यही बात हमारी जो बुद्ध विहार समिति जो है, बुद्ध विहार समन्वय समिति जो है, उन्होंने देखी और उनको ये समझ में आया, ये आवश्यकता हुई कि ऐसा होना चाहिए कि बुद्ध विहारों का समन्वय होना चाहिए। तो ये बुद्ध विहार शब्द जो है, तो बुद्ध विहार में क्या होना चाहिए, तो मैं ये बता सकता हूं आपको कि इसमें ब्रह्म विहार होना चाहिए। बुद्ध विहारों में ऐसी संस्कृति हमें पैदा करनी है, एस्टैब्लिश करनी है, तो उसमें लोग ब्रह्म विहार करें। अभी ये ब्रह्म विहार क्या होता है, अभी ये ब्रह्म शब्द है तो आप तो कुछ लोग थोड़ा डर गए होंगे या अचंभित होंगे कि ब्रह्म शब्द ये कैसा है। तो ब्रह्म शब्द जो है ये पाली भाषा में है, तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब ब्रह्म का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ये जो श्रेष्ठ विहार जो है वो क्या है कि जो हमें बुद्ध विहार में करना है। तो ये जो श्रेष्ठ विहार है उसमें पहला जो फैक्टर है वो मैत्री है। वो क्या है, मैत्री है, फिर बाद में करुणा है, फिर बाद में मुदिता है और फिर बाद में
उपेक्षा। तो ये चार जो फैक्टर है, ये जो चार घटक है, इनके आधार पर अगर हमने बुद्ध विहार में काम करने वाले, कार्य करने वाले लोगों को अगर तैयार किया, तो मैं नहीं समझता कि कहीं बुद्ध विहारों में समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि ये ब्रह्म विहार का पहला ही फैक्टर जो है वो मैत्री का है। मैत्री का है, अगर हमें बुद्ध विहार में काम करना है तो वो मैत्री के साथ करना है, और एक दूसरे को द्वेष नहीं करना है, मतलब हमें करुणा के साथ काम करना है। और ये दोनों अगर हो सकते हैं, करते हैं, तो प्रसन्नता मतलब मुदिता ये होता है। और प्रसन्नता जो होती है उसमें कोई लोभ नहीं होता, उसमें कोई लोभ नहीं होता, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आदमी अपने आप उपेक्षा में चला जाता है, मतलब वो सुख दुख के परे चला जाता है। तो ये जो विचार है, इससे तैयार हुआ जो आदमी है, इंसान है, कार्यकर्ता है, अगर बुद्ध विहार में काम करे, तो मुझे नहीं लगता, विहार की तो बात छोड़ दो, पूरे ये जो बुद्ध का मार्ग है या हमारी जो चळवळ है, त्या चळवळीमध्ये कुठेही कहीं भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो यही बात पकड़कर, यही बात सामने लाकर अशोक भाऊ सरस्वती ने जो भी ये प्रोग्राम हाथ में लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये ऐसा समझे कि ये बुद्ध विहार समिति का जो बुद्ध विहार संस्कृति का निर्माण करना है, तो ये एक सागर है। और जो बाकी क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, वो नदियां हैं। तो ये समन्वय समिति कभी ऐसा नहीं कहते कि आप जो क्षेत्र में काम करते हो वो छोड़कर इस क्षेत्र में आ जाइए, आप वहीं भी काम कीजिए, लेकिन ये जो सोशल प्रॉब्लम है या धार्मिक प्रॉब्लम है, उसको छुड़ाने के लिए ये समन्वय समिति जो है उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये जो संस्कृति हमें एस्टैब्लिश करनी है, तो उसमें क्या करना है? तो हमें धर्म को चिरस्थायी करना है, मतलब उसका ह्रास नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों हुआ? ये आपको सबको मालूम है कि बुद्ध धर्म का ह्रास इंडिया में कैसा हुआ। तो उसके लिए ये मनुवादी ही क्या होते कारणीभूत है, ऐसा नहीं। तो हमारे जैसे उपासक उपासिका भी कारणीभूत है। तो धम्म का श्रवण करना, उसकी चर्चा करना हम भूल गए हैं। इसीलिए असमनता धम्मस्य पहायनति, म्हणजे धर्म को नहीं सुनना, ये धर्म का नाश कर सकती है, ऐसा होता है। तो ये जो संस्कृति जो है धर्म को सुनने के लिए सुनना, ये हमें बुद्ध विहार में एस्टैब्लिश करनी है। तो यही काम, यही भूमिका बुद्ध विहार समन्वय समिति कर रही है। और धर्म के सूत्रों को सुरक्षित रखना है, धर्म के सूत्रों को सुरक्षित रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं त्रिपिटक है, बुद्ध धर्म साहित्य है, और उसमें क्या है? भेषा है, मतलब मराठी में बोलते हैं भेषा है। तो उसको पढ़ने के बजाय, सीखने के बजाय ऐसा कह देना, ये बहुत गलत बात है। तो वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए, फिर हमें धर्म समझ में आएगा। और उसकी जो शुद्धता जो है, धर्म की जो शुद्धता है, वो अबाधित रह सकती है। यही भूमिका समन्वय समिति ने ली है। और इसीलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति पाली भाषा का भी प्रचार प्रसार करती है। पाली भाषा का भी प्रचार प्रसार करती है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, तो पूरे साल में हर जगह 3 दिन का 2 दिन का वर्कशॉप लगाते हैं। और दिसंबर महीने में ये पाली भाषा का एग्जाम भी लेते हैं। तो इसके जरिए ये बुद्ध विहार समन्वय समिति का जो ये कार्य जो है, ये समन्वय की भूमिका जो है, ये हमें सामने आती है। तो ये
ये सब सारी बातें जो है ये संस्कृति की बातें हैं। बाबा साहब ने भी कहा है कि ये बिहार जो है ये क्या होना चाहिए, ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, चळवळीचे मुख्य केंद्र व्हायला पाहिजे, अशा प्रकारचे बाबासाहेबांचे सुद्धा इस तरह बाबा साहब का भी कहना था। और समाज का हित जो है इसका भी रक्षण होना चाहिए, ये केंद्र स्थान या केंद्र बिंदु होना चाहिए। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये भिक्षु का प्रशिक्षण केंद्र भी होना चाहिए। ये ऐसी संस्कृति निर्माण करना, ये भूमिका बुद्ध विहार समन्वय समिति की रही है। तो इसी तरह ये जो बुद्ध विहार में काम करने वाले जो अपने कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता अगर ये 3 बातें छोड़ के अगर काम करे तो और बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। कौन सा? तो पहले तो ये सत्ता दिट्ठी जो है उसको हमें नष्ट करना है। सत्ता दिट्ठी का मतलब होता है, सत्ता दिट्ठी का मतलब होता है मैं हूं, मैं खुद हूं, मैंने ये विहार बनाया है। ये जो भूमिका है ये पहले दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी जो है दूसरों को काम करने नहीं देता। दूसरा जो है मान सम्मान जो है हमें मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ, ये दूसरा है। और जो दिट्ठी जो है मतलब चुकीची धारणा, ये जो 3 बातें जो है ये तीनों बातें अगर बुद्ध विहार में काम करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता है इन्होंने निकाल दिए तो अच्छी तरह से काम हो सकता है। और ये निकालने का ही काम बुद्ध विहार समन्वय समिति करती है। और उसी की तरह ऐसी हर जगह पर जो देश में अभी तो महाराष्ट्र में ये चल रहा है, आगे जाके महाराष्ट्र के बाहर भी ये ऐसे प्रोग्राम होंगे। ऐसे छोटे मोटे जो अधिवेशन है ये अधिवेशन बुद्ध विहार समिति के माध्यम से होते हैं। तो इसी तरह ये जो संस्कृति है मतलब बुद्ध विहारों की संस्कृति है जो मन का विकास करती है, बुद्ध धर्म के माध्यम से मन का विकास करती है, उसको बढ़ाने का काम, उसको आगे ले जाने का काम ये बुद्ध विहार समन्वय समिति करती है। मतलब बुद्ध विहार का समन्वय करती है। तो बहुत ही टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन टाइम की पाबंदी होने के कारण मैं अपना ये विचार जो है यहाँ पे मैं रुकता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।